हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं केमिस्ट्री के अंतर्गत थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है आपका विद्युत रसायन। ये जो विद्युत रसायन है, इसमें ये सेल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को सेलों के बारे में जितना चीज़ हम लोग जान सकते हैं उसे जानेंगे। सेल किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे बनता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिखा हूँ सेल। ठीक है, देखा जाए तो सेल अपने मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जो कि मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। जो पहला वाला जो है आपका, वो है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल। और जो दूसरा वाला सेल है वो आपका होता है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे दो सेल इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग विद्युत रासायनिक सेल को पढ़ने वाले हैं। विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनी सेल भी कहते हैं, गैल्वेनी सेल। और इसको हम लोग वोल्टी सेल भी बोल सकते हैं, वोल्टी सेल। तो आज पूरा का पूरा वीडियो आपका विद्युत रासायनिक सेल पर समर्पित रहेगा, जिसको हम लोग दो नामों से और जानते हैं। एक होता है गैल्वेनिक सेल और इसको हम लोग वोल्टी सेल भी कह सकते हैं। ये जो है विद्युत रासायनिक सेल, इसका कार्य क्या होता है अगर इसका बताऊं तो ये होगा आपका, इसका ट्रिक ये है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा, कहने का मतलब ये है कि ये जो सेल है ये कोई रासायनिक क्रिया करवाएगा, उससे प्राप्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा यानी कि करंट बना के दिखाएगा। ठीक है, तो ये इसका कार्य है। यानी कि हम इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं, विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा में, कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, तो इस प्रकार के सेल को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसे हम गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टी सेल भी कहते हैं। अब मैं आपका एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। एग्जाम्पल ये है आपका डेनियल सेल। डेनियल सेल, ठीक है। तो ये डेनियल सेल जो है एक विद्युत रासायनिक सेल होता है। तो इस सेल के बारे में हम लोग पूरा विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। इसकी बनावट क्या होगी, इसकी क्रियाविधि क्या होगी, इसके अंतर्गत आने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे, और साथ ही साथ इसका डेनियल सेल का संकेत भी देखने वाले हैं। और उसके अंतर्गत आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलने वाली है। हम पूरा सेल का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो मैं इसको अब रफ कर देता हूं और डेनियल सेल के बारे में पूरा क्रियाविधि आपको समझाता हूं। ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। इसका जो क्वेश्चन आता है ये ऐसा आता है कि विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया आपको इसी के अंतर्गत मैं आपको हर एक चीज बता देने वाला हूं। आप धीरे धीरे ध्यान से वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो मैं विद्युत अपघटनी सेल को अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, तो इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं इस प्रकार से। ठीक है, तो हम लोग डेनियल सेल को लेकर चल रहे हैं। डेनियल सेल, इसका मैं डायग्राम बनाता हूं। तो उसमें आपको यह बताता हूं कि जैसे इसमें हम लोग लेने वाले हैं दो पात्र लेंगे। एक पात्र यहाँ पे मैंने लिया और दूसरा पात्र मैं यहाँ पे कुछ दूरी पर, यहाँ पे इतनी दूरी पर ले लेता हूँ। यहाँ पे दो हम लोगों ने पात्र ले लिया है। इस पात्र में हमको लेना है विद्युत अपघटक का विलयन। तो इस पात्र में कुछ इतना ले लिया, इसमें भी कुछ विद्युत अपघटक का विलयन इसमें ले लिया। अब ये जो विद्युत अपघटक का विलयन है, इसको किस प्रकार लेना है, ये जो है इस पे उपस्थित क्षण, यहाँ पे धातु की क्षण लेने वाले। यहाँ पे धातु की क्षण लेंगे हम लोग, धातु की क्षण। इधर भी रहेगा, इसमें भी एक धातु की छड़ को हम लोग डुबा देंगे। तो ये आपकी हो जाएगी धातु की छड़। अब आप चाहो तो कोई भी धातु ले सकते हो। जैसे कि मैं इस सेल के लिए दो धातु लेने वाला हूं, एक इस क्षण के लिए, एक इस क्षण के लिए। ठीक है, तो इसमें मैं लेता हूं जिंक धातु की छड़। इसमें मैं लेता हूं कॉपर धातु की छड़। ठीक है, जिंक धातु की छड़, कॉपर धातु की छड़। ये जो छड़ है, जब इसको हम लोग इसके विलयन में डुबाते हैं, अब इस विलयन को जिंक के हिसाब से अपन ले लेते हैं जिंक सल्फेट का विलयन, ZnSO4। ये है आपका जिंक सल्फेट का विलयन। और ये कॉपर के हिसाब से हम इसको मान लेते हैं, ये अपना है कॉपर सल्फेट का विलयन। अगर हम कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं, तो इसका नाम अब ये छड़ नहीं रहा, अब ये इलेक्ट्रोड बन चुका है। ये इलेक्ट्रोड बन चुका है। इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आपको कोई धातु लेना पड़ेगा, और धातु को उसी के विलयन में, जैसे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में मैंने इसको डुबा दिया। इसी प्रकार यहाँ पे जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन डुबाए तो इस क्षण का नाम हो जाता है, ये भी एक इलेक्ट्रोड बन जाएगा,
ये भी इलेक्ट्रोड बन जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको बाद में ये देखेंगे कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये आपका ऋण इलेक्ट्रोड बन जाता है और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये वाला आपका धन इलेक्ट्रोड बन जाता है। ऋण इलेक्ट्रोड को विद्युत रासायनिक सेल में हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं, एनोड, और धन इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं। धन इलेक्ट्रोड को कैथोड के नाम से, ऋण इलेक्ट्रोड को एनोड के नाम से। ठीक है, एनोड क्यों यहाँ कहते हैं ये सब आपको पता चल जाएगा, इसमें ऋण क्यों होता है ये सब पता चल जाएगा, धीरे धीरे वीडियो में आप बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसके आगे बढ़ाते हैं, आगे इसमें और क्या बनावट रहते हैं इसको देखते हैं। अब इन दोनों क्षणों, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को या फिर क्षणों को या फिर बोलो एनोड या कैथोड को हम लोग बाह्य परिपथ से जोड़ेंगे। बाह्य परिपथ, एक बाह्य परिपथ में लगा रहा हूं जिसमें एक मैं गैल्वेनोमीटर जोड़ देता हूं। यहाँ पे ये जो जोड़ा हूं ये आपका गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, ये एक गैल्वेनोमीटर है जो कि ये बताता है कि धारा, यहाँ पे जो करंट बहने वाला है, जैसे कि हम जानते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देने वाला है, यानी धारा तो बहेगी, धारा प्राप्त होने वाला है। तो ये धारा को नापने के लिए या फिर धारा को पहचान करने के लिए कि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है या ना हो रही हो, तो उसको पता लगाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है। अगर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है, ये जो आपका जो कांटा है विक्षेप उत्पन्न करता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो मैं इस बाह्य परिपथ के माध्यम से इस इलेक्ट्रोड को इस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया इस प्रकार से। और एक चीज और करना है आपको कि इस आपके पात्र में दूसरे पात्र को के बीच में आपको लगाना है एक लवण सेतु। इस प्रकार का एक लवण सेतु होता है, एक समसेतु का मतलब होता है एक बांध की तरह होता है जो इस पात्र से इस पात्र के मध्य में संबंध बनाने का कोशिश करता है, या फिर कह सकते हैं कि इस सर्किट को पूरा करने के लिए, इस बाह्य परिपथ को पूरा करने के लिए हम लोग इस लवण सेतु का उपयोग करते हैं। ये आपका है लवण सेतु। इस लवण सेतु के बारे में अगर बताऊं आपको, तो इस लवण सेतु में लवण यानी कि नमक, एक नमक होता है जैसे KCl एक नमक होता है, NaCl भी एक नमक होता है, वो चीज में भरा होता है। और इसके दो सिरे होते हैं, एक वाला सिरा ये वाला सिरा ये, इन दोनों सिरों पर हम लोग एक अगर विलयन भर देते हैं, अगर की जेल भर देते हैं, अगर की जेल भर देते हैं। एक जेल होता है जो कि यहाँ पे चिपक जाता है और KCl को यहाँ से गिरने से बचा लेता है। तो ये एक सेतु है जो कि बाह्य परिपथ को पूरा करता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे दो सिरे इसके होते हैं, इसको बस याद रखिएगा। इसका जो कार्य है ये विद्युत परिपथ को पूरा करना और दोनों पात्रों के मध्य संबंध स्थापित करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका विद्युत रासायनिक सेल यानी कि डेनियल सेल बन जाता है। ठीक है, डेनियल सेल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें जिंक सल्फेट का विलयन, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन, ये बात को याद रखना। अब देखना, ये आपका हो गया, एक बनावट हो गया, एक संरचना हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। क्रियाविधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसके अंतर्गत क्या क्या क्रिया होती है। ठीक है, तो इस विद्युत रासायनिक सेल में हम लोग सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट साइड में पहले पात्र में आते हैं। ये पात्र नंबर 1 है आपका, ये पात्र नंबर 1 है और ये पात्र नंबर 2 है। जब हम लोग जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाए तो जिंक जो है वो अपने आयनों में टूट जाता है। किस प्रकार से, जैसे जिंक रहा होगा, जिंक की धातु ये सॉलिड रहा होगा, जब इसको हम लोग जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाए तो ये अपने आयनों में यानी कि जिंक 2+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन का इसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है कि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना Zn2+ इसमें बना लेता है, Zn2+ इसमें बना लेता है। ठीक है, इसमें अपना विलयन में आ गया। विलयन में आ जाने वाले को बोलते हैं एक्वस। ये है AQ ये बताते हैं एक्वस मतलब विलयन में मिल जाने के बाद जो आपका बनता है वो द्रवी विलयन हो जाता है। ठीक है, तो द्रवी विलयन की वजह से यहाँ पे हम लोगों ने एक्वस का यूज किया है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकलेगी, इस जिंक यहाँ से होते हुए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आपका इस दिशा में जाएगा, इस प्रकार से इस दिशा में जाएगा। तो इस दिशा में जब जाएगा तो एक कैथोड के पास जाएगा। कैथोड में भी आपके पास यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया है, तो ये भी अपने आयनों में टूट चुका होगा, Cu2+ आयनों में टूट चुका होगा। और सल्फेट जो होता है वो SO4 2- होता है। यहाँ पे आप समझ सकते हो, यहाँ पे सल्फर है, सल्फेट है, तो SO4 2- आयन में टूट जाता है। ये इसके आयनों में विभक्त होने का तरीका होता है कि जब भी किसी विलयन में इसको डुबाया जाता है तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन जो थे, जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन वो एनोड से निकल करके कैथोड की ओर जाते हैं। कैथोड की ओर इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए
कॉपर का जो दो आयन है कॉपर 2+ है, इसकी स्वागत के लिए यहाँ पे खड़ा रहता है और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने ऊपर, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने ऊपर ले लेता है। यानी कि मैं बताता हूँ कि कॉपर 2+ जो है ये दो इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है, यानी कि पकड़ लेता है और जुड़ करके ये बनाता है आपका Cu। यानी कॉपर 2+ जो एक्वस सॉल्यूशन था आपके पास, ये इसमें दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कॉपर से आए और ये जिंक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो इसका जो बन गया कॉपर, यानी कि आपका कॉपर सॉलिड बन गया। और ये जो है कॉपर ये सॉलिड जो है ये बन करके इस इलेक्ट्रोड में जाकर के चिपक जाता है कुछ इस प्रकार से बहुत ये क्रिया लगातार होती जाती है और इसमें आपके कॉपर का जो सॉलिड है यानी कि कॉपर धातु जो है ये इसमें आकर के चिपकते जाता है। तो ये प्रोसेस लगातार होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जो आपकी सेल अभिक्रिया जो हो रही है इसको हम लोग सेल अभिक्रिया कहते हैं। ये जो है ये वाला जहाँ पे आपका जो है जिंक जो है वो दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना इलेक्ट्रॉन आगे फॉरवर्ड कर देता है और इस इलेक्ट्रॉन को कॉपर जो है अपने ऊपर ले करके कॉपर धातु बना करके ये अपने इलेक्ट्रोडों में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड की क्या होती है, इस इलेक्ट्रोड का क्षय होने लगता है यानी कि समाप्त होने लगता है। ये इसका प्रोसेस है। अगर मैं इस प्रोसेस को बताऊं, ये जो है एनोड पर हो रहा है, ये जो है एनोड पर हो रहा है, एनोड पर। तो ये वाला जो क्रिया कहलाता है इस क्रिया को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, अंग्रेजी में बोला जाता है इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन क्रिया। ठीक है, ये जो ऑक्सीकरण क्रिया है, ऑक्सीकरण क्रिया का यहाँ पे डिफिनेशन आपको बता रहा हूँ। इस एग्जाम्पल से क्लियर है कि कोई धातु क्या करता है, जब अपने विद्युत घटक के विलयन में डूबता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग देता है। यानी देखा जाए कि ऑक्सीकरण की क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, दान होता है या फिर त्यागा जाता है। तो यह क्रिया ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, यहाँ पे जिंक धातु का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाता है ना, जिंक जो है अपना इलेक्ट्रॉन आगे फॉरवर्ड यानी त्याग देता है। ठीक है, इसी इलेक्ट्रॉन को ये आगे जो कैथोड पर जाता है तो यहाँ पे कॉपर जो है कॉपर 2+ आयन ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले लेता है। तो इससे भी एक क्रिया होती है जो कि कैथोड पर होती है। ये जो क्रिया हो रही है वो कैथोड पर हो रही है चूंकि, तो हम लोग इस क्रिया को कहेंगे अपचयन अभिक्रिया, अपचयन, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन अभिक्रिया का मतलब ये हुआ वह अभिक्रिया जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो इस क्रिया को कहा जाता है अपचयन की अभिक्रिया, जिसमें कॉपर 2+ जो है वो अपचित हो रहा है। ठीक है, एक बात और बता दूं कि ऑक्सीकरण की क्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन, ये जो है आपका अपचयन है, ये जो है उपचयन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये बात तो सिंपल याद रखने वाली बात है। हाँ, अब ये देखा ये जो पूरा सेल जो बना है ये दो पात्रों से मिलके बना हुआ है। तो एक पात्र में जो क्रिया हो रही है जैसे ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है, इसलिए इस वाले सेल को ये जो है आधा सेल की तरह काम करेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ठीक है, आप मैं बताया था कि आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगा, क्योंकि आधा सेल इधर है इसलिए ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अर्ध सेल। इसी को कभी कभी हम लोग ऑक्सीकरण विभव भी कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव भी कहते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, और ठीक है, तो ये बात हुई इसमें ऑक्सीकरण अर्ध सेल की बात। इधर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है और ये भी आधा सेल है, तो इसको बोलेंगे अपचयन अर्ध सेल, अपचयन अर्ध सेल, या फिर हम कहेंगे अपचयन विभव, इसको बोलेंगे अपचयन विभव, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। ठीक है, अब अगर हम लोग पूरा सेल के बारे में अगर बात करें, पूरा सेल अगर बन जाएगा तो जिसमें ऑक्सीकरण क्रिया भी हो और अपचयन की भी क्रिया हो, तो इस अभिक्रिया को अगर मिला के अगर बोला जाए तो इसे कहते हैं हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया। तो रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। रिडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन की भी क्रिया साथ साथ होती है। ठीक है, इसमें आपको बता देता हूँ एक बार, जैसे कि रिडॉक्स को अगर मैं तोड़ूं तो रेड प्लस ऑक्स, रेड प्लस ऑक्स, अंग्रेजी में लिख के बताता हूँ रेडॉक्स, रेड प्लस ऑक्स, यानी कि रेडक मतलब रिडक्शन हो गया, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, जैसे कि मैंने बताया था रिडक्शन मतलब अपचयन, और ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक, यानी कि जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों की क्रिया संपन्न हो, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इस डेनियल सेल में
दोनों की दोनों अभिक्रिया लगातार साथ में एक साथ हो रही है, हर बार हो रहा है, तो ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। अगर आप दोनों को मिला देंगे तो एक रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, तो डेनियल सेल में अगर देखा जाए, चाहे विद्युत धनिक सेल में देखा जाए, तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। पहले वाले अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण, दूसरे वाले अभिक्रिया को बोलते हैं अपचयन। इस वाले सेल को आधा सेल है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अर्ध सेल, और ये वाला जो है अपचयन हो रहा है तो अपचयन अर्ध सेल इसको कहेंगे। ठीक है, आपने एक चीज गौर किया होगा, इसमें बताऊं तो इसमें लगातार यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो जिंक धातु जो होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है कॉपर की तुलना में, तो जो ज्यादा क्रियाशील होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए, और चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने एनोड को माइनस लिया है। ये मैंने बताया, माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और यहाँ पे प्लस इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन आके जुड़ता है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो एनोड यहाँ पे माइनस और कैथोड आपका प्लस। ठीक है, यहाँ से लगातार इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड का ये जो एनोड है इसका क्षय होने लगता है, समाप्त होने लगता है, धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, खराब होने लग जाता है। और इधर क्या है, आपका कॉपर जो है लगातार जमते जाता है, जमते जाता है, तो ये जो है आपका ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये मोटी होती जाती है। तो ये इसी प्रकार क्या होता है, बहुत दिनों तक ये क्रिया लगातार चलती रहती है, आपका सेल मस्त तरीके से काम करते रहता है, लेकिन धीरे धीरे इधर की चीज क्षय होने की वजह से एक बार क्या हो जाता है, सेल जो है इसका वैलिडिटी खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी सेल काम करना बंद कर देता है। ठीक है, अभी मैं ये बता रहा था यहाँ पे कि ऑक्सीकरण की विक्रिया भी होती है और अपचयन की भी विक्रिया होती है। जब दोनों को मिलाया जाता है तो रेडॉक्स विक्रिया कहते हैं। अब रेडॉक्स विक्रिया को अगर मिला मतलब बनाए तो इस प्रकार से बनाएंगे, तो ये वाला विक्रिया और ये वाले विक्रिया को मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी दोनों समीकरण को जोड़ रहा हूँ। तो देखो किस प्रकार से जोड़ेंगे, इधर क्या है आपके पास जिंक है, जिंक सॉलिड, और ये टूटा आपका जिंक 2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इधर है आपके पास कॉपर 2 प्लस, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ पे कॉपर 2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन है आपके पास, और इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े थे तब क्या बन गया था आपका कॉपर सॉलिड बन गया था। ठीक है, अगर इसको दोनों को जोड़ा जाए तो आपके पास इधर इसमें जोड़ने का एक तरीका होता है कि आपका लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है, इसके बाद इधर वाला लेफ्ट हिस्सा, इधर वाला राइट वाला हिस्सा, इधर वाला लेफ्ट वाला हिस्सा, इधर वाला राइट वाला हिस्सा, तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ना है, राइट को राइट के साथ जोड़ना है। और इसमें एक और बात रहती है कि लेफ्ट वाले से राइट वाला चीज कट सकता है अगर समान हुए तब, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेफ्ट राइट में दिख रहे हैं तो इसको मैं कटा दिया। यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे जिंक 2 प्लस है, वो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये नहीं कटेगा। यहाँ पे कॉपर 2 प्लस है तो कॉपर है, ये भी अलग अलग चीज़ है, नहीं कटेगा। तो बच क्या गया आपके पास, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ के लिखो, राइट को राइट के साथ जोड़ के लिखो। तो जिंक में, जिंक सॉलिड में इधर बच गया आपके पास कॉपर 2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और इधर बचा आपके पास जिंक 2 प्लस और आपका एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और इधर बच गया आपके पास कॉपर सॉलिड। ठीक है, इस प्रकार से आपका बचता है। तो ये जो मैंने अभिक्रिया लिखी है, ये अभिक्रिया जो फाइनल बनता है, यही आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। यही आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, जिसमें जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और कॉपर 2 प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए कॉपर बन रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें दोनों की दोनों अभिक्रिया हो रही है, ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इस तरीके से इसमें प्रोसेस का काम चलता है आपका। अब मैं आपको यहाँ पे लास्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका सेल का एक संकेत होता है, सेल का संकेत। सेल के संकेत अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं 2 नंबर में। इसका संकेत हम लोग इसी को देखकर बनाएंगे या फिर इसको देखकर आपको बनाना रहेगा। जैसा लिखा है वैसे ही बनाना है। देखो मैं किस प्रकार से लिखता हूँ, ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखना कि ये वाला जो ऑक्सीकरण किया है ये एनोड पर हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एनोड पर, एनोड बस लिख देना है। ठीक है, एनोड या फिर कोष्ठक में लिख दो माइनस। ठीक है, इस प्रकार से फिर नीचे में लिखो कि एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक 2 प्लस में टूट रहा है। इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखना है, तो जिंक जो है वो ऐसा यहाँ पे लिखना बार, इसको बार बोलेंगे। ये है आपके पास जिंक 2 प्लस, ये आपका सॉलिड था, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन था। ठीक है, यहाँ पे इस जो कि जिंक 2 प्लस जो है वो विलयन में डूबने के बाद बनता है। कितने विलयन में डूबता है, 1 मोल विलयन में। 1 मोल विलयन को 1 m लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैं 1 m ऐसा लिख सकता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये वाला मैं सेल, आधा सेल वाला काम आधा इधर लिखा, अब आधा सेल वाला यहाँ पे लगूंगा, लेकिन बीच में क्या है आपका लवण सेतु। लवण सेतु जो है उसको 2 लाइनों के द्वारा यहाँ पे निरूपित करेंगे। ये आपका लवण सेतु को बता रहा हूँ, ये आपका लवण सेतु है। ठीक है, अब इधर क्या हो रहा है, तो इधर हो रहा है कॉपर 2 प्लस है, वो कॉपर में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉपर 2 प्लस जो कि 1
1 मोल सॉल्यूशन में है एक्वस सॉल्यूशन, और इधर आपका एक लाइन बनेगा और ये आपका कॉपर बन रहा है, कॉपर सॉलिड जो है ये बन रहा है। ठीक है, इधर देखो, इधर कॉपर सॉलिड ये बन रहा है। तो ये जो मैंने लिखा है ये एनोड पर लिखा है, इधर वाला जो है वो कैथोड पर हुआ है, ये जो है कैथोड पर। ठीक है, कैथोड मतलब प्लस पर। ठीक है, तो ये बीच वाला क्या है आपका लवण तत्व। तो इस प्रकार से मैंने जो यहाँ पे लिख के आपको बताया ये आपका है सेल का संकेत, डेनियर सेल का संकेत है। ठीक है, तो इसमें मैंने जितनी भी जानकारी जो था मैंने आपको बता दिया। कुछ जानकारी बच गया है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि करंट बहा तो बहा कहाँ। तो देखा जाए तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से हर बार 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल के कैथोड की ओर जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की ओर। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में बहता है तो फिजिक्स का नियम है कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है तो इस दिशा में आपका करंट यानी आई, इसको हम लोग करंट बोलेंगे। ठीक है, विद्युत धारा। ठीक है, करंट आई जो है इसके विपरीत दिशा में इस प्रकार बहते जाएगा, इस प्रकार से आपका आई धारा बहते जाएगा। और ये बहता इसलिए क्योंकि यहाँ पे सर्किट आपका पूरा होता है। सर्किट अगर अधूरा रहेगा तो कभी भी इसमें करंट नहीं बहेगा। ठीक है, और ये जो आपका लवण तत्व है पूरा यहाँ तक आपका विलयन भरा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लवण तत्व का जो मुख्य किरदार ये था कि यहाँ पे जिंक 2+ जो है वो लगातार इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है लगातार कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो आपका लवण तत्व है वो एक हीरो की तरह काम करता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। अब अधिकता होने से तुमको पता है, आपको पता है कि ये जो है आपका मोटा होते जाएगा, तो इसकी भी थोड़ा मतलब कुछ कमी हो रही है। मतलब देखा जाए तो मोटा हो रहा है ना, कि कुछ घाटा हो रहा है, यानी कि कुछ अजीब सा हो रहा है। तो इस अजीबपन को हटाने के लिए, इसमें अधिकता को मेंटेन रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए यहाँ पे KCl जो है वो हीरो की तरह काम करता है। यहाँ पे कमी को पूरा करने के लिए और यहाँ पे अधिकता हो रही है उसको थोड़ा संतुलन बनाए रखने के लिए ये आपका KCl का काम होता है। ठीक है, KCl के बारे में मैंने बता दिया है कि ये दोनों पात्रों के मध्य विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। और दूसरा बात ये है कि ये बाह्य परिपथ को पूर्ण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये लवण तत्व है, इसमें अगर की जेल इसमें भरी होती है और इसके अंदर में हम लोग KCl का नमक यानी कि लवण भर देते हैं। तो ये हुआ आपका पूरा विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, जिसमें मैंने हर एक चीज़ जो बताने के लिए इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। ठीक है, ऑक्सीकरण की क्रिया लेफ्ट साइड में होती है और अपचयन की क्रिया राइट साइड में होती है, इसे भी याद रखिएगा। अगर मैं एक ट्रिक आपको लास्ट में बताऊं कि कैसे इसको याद रखें, क्योंकि ये जो है इसको अगर आपको नहीं याद रखेंगे तो आगे का प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसे एक ट्रिक से याद रखें। क्या मैं ट्रिक आपको लिख के बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे इतने में लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, एक मैं लिख रहा हूँ LOAN लोन। ठीक है, मैंने लोन लिख के बताया। L मतलब होता है लेफ्ट, O मतलब होता है ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, और A मतलब होता है एनोड, और N मतलब होता है नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीडेशन होता है, इससे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। उसके बाद एनोड इधर का एनोड कहलाता है, और निगेटिव रहता है, निगेटिव था यहाँ पे, ये जो इधर वाला हिस्सा था वो निगेटिव था, यहाँ पे मैंने लिखा था, ये देखो है ना, यहाँ प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने विद्युत रासायनिक सेल के बारे में एक जानकारी जान ली। डेनियर सेल का उदाहरण से मैंने समझा दिया। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हर बार निकलते जाते हैं जो कि कैथोड की ओर जाते हैं, और इसमें सेल अभिक्रिया यहाँ पे मैंने लिखा जो कि एक रेडॉक्स अभिक्रिया में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आपका सेल का संकेत था। अगले वीडियो में हम लोग इसके दूसरे प्रकार के सेल के बारे में पढ़ेंगे जो कि है विद्युत अपघटनी सेल। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन ये है, क्या वाकई में यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा दिया गया और वाकई में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ, उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग रासायनिक क्रिया कराएं, ये सब रासायनिक क्रिया है, और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप आखिर में आपके पास इलेक्ट्रॉन इधर गति किए और धारा जो है यानी विद्युत ऊर्जा ये आपको प्राप्त हो गई। तो ये इसकी पूरा क्रियाविधि था जिसे आप 1 by 1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।